हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इटली के घोषणा पत्र को और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 ईस्वी। ये जो डेट है, सीधी कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस। दोस्तों, जब भारत में यानी गुलाम भारत में व्यवस्था ये हुआ कि अब अंतरिम सरकार बनाया जाए। ब्रिटेन में सरकार बदल चुकी थी। लेबर पार्टी के नेता यानी श्रमिक दल के नेता इटली प्रधानमंत्री बन चुके थे और अब स्थिति ये थी कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए। भारत को आज़ाद कर देना, ये विचार अंग्रेज़ों के मन में आया तो क्या उदारवादी बन गए थे या भारतीयों ने अपने हक की लड़ाई जीत ली थी? कोई सत्ता को इतनी आसानी से ट्रांसफ़र कर देगा, क्या इतने अच्छे अंग्रेज थे? तो यहाँ पे उत्तर होता है नहीं। सत्ता की गांठें नाखून से नहीं खुलता है, उसे तलवार के बल पे जीता जाता है। सत्ता को कोई थाली में परोस कर नहीं देता, उसे अपने हक के लिए छीना जाता है। भारत ने जब स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रयास किया तो पहली लड़ाई 1857 थी। कैनिंग वायसराय थे। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया और भारतीयों को ये महसूस हुआ, ये देश हमारा है, ये लड़ाई हमारी है और शासन हमारा होगा, तब देशवासी एक हो गए और इतना समझने के लिए उन्हें 90 साल लग गया। 1857 का जो विद्रोह है, इसमें और 1942 के विद्रोह यानी भारत छोड़ो आंदोलन, तैंतालीस साल यहाँ से और 42 साल यहाँ पे, टोटल मिलाकर के हो गए 85 साल। यानी 85 साल का ये जो दौर है, ये जो 85 साल का दौर है, इसमें इतना अंतर था कि जब 1857 के लिए लोग लड़ रहे थे तब क्षेत्रीयता थी। भारत नहीं था, बाकी भारतीय सब थे। एक देश नहीं था, बाकी हर देश हर किसी का था। जैसे मैं झांसी नहीं दूंगी, ये वक्तव्य होता था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। मैं अवध नहीं दूंगा, मैं बंगाल नहीं दूंगा, मेरे बंगाल को कुछ होकर के दिखाए, मेरे पंजाब को कुछ होकर के दिखाए। यानी ये जो बातें थीं 1857 की, ये अलग अलग देश के रूप में अलग अलग क्षेत्रीय भाव को दर्शाती थी, न कि अखिल भारतीय
नेतृत्व को दर्शाती थी। हाँ, ये अलग बात है कि हर कोई, जब सबका सब छीन लिया गया, तब एक नजर आया, वो मुगल बहादुर शाह जफर द्वितीय। तब अखिल भारतीय के रूप में ही सही, लेकिन एक सिंबलिक रूप में एक मुगल बादशाह को बादशाह बनाने का और बख्त खां को सेनापति बनाना, और साथ ही लोगों के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में बढ़ करके हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े हुए। उसके पश्चात एक ये कड़ी थी, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को वो यही है कि एक ये कड़ी थी 1857 के विद्रोह में, कि दोनों में हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग बहादुर शाह को अपना बादशाह बनाना चाहते हैं। बहादुर शाह द्वितीय को अपना बादशाह बनाना चाहते हैं। और यहाँ ये कोई नहीं कहता है कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ। यहाँ पे लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा वजीर आजम, हमारा बादशाह बहादुर शाह द्वितीय होगा। और बहादुर शाह को बादशाह घोषित भी किया जाता है। और एक वो समय है जब 16 अगस्त 1946 को मुसलमानों के लिए अलग देश की नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। यूपीएससी या पीएससी के एस्पिरेंट होने के नाते ये आपका दायित्व है कि आप इतिहास को समझें, उनकी गलतियों से सीखें, किस तरह से कार्य हुआ उसे समझ करके रणनीति बनाएं और उसे इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में, जो एक देश के भविष्य के लिए बेहतर होगा। इतिहास इसीलिए कहा जाता है वर्तमान का बीता हुआ कल भविष्य का निर्माण करता है, जिसे हम इतिहास कहते हैं। एक वो दिन था 1857 का जब हिंदू मुस्लिम एक होकर के लड़ा था, और इसलिए कि अंग्रेजों को मारो, फिरंगियों को बाहर कर दो। और एक वो दौर था जब हम और आधुनिक हुए, हम और पढ़े लिखे हुए, हम और शिक्षित हुए। तो हमने क्या सीखा? बांटो और छोड़ो। अब हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए हैं। 1942 यहाँ पे और यहाँ का जो दौर था, इसमें क्षेत्रीयता थी, इसमें राष्ट्रीयता थी। ये मेंस का मेन टॉपिक है। जब मैं मेंस पढ़ाऊँगा तब आप लोगों को बहुत अच्छे से और बताऊँगा कैसे प्रश्न हल करने हैं, कैसे मेंस लिखना है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो 1857 के विद्रोह से आपको ये सीखना है कि वहाँ पे किस तरह से हिंदू मुस्लिम एक थे और किस तरह से 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस का दिन आ गया। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, कुछ भी लिखा मिले आप समझिएगा बात एक ही है। अंतरिम सरकार बनाने के लिए, अंतरिम सरकार बनाने के लिए अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को आमंत्रित किया गया और जिसे नेहरू ने स्वीकार कर लिया। इसमें एक बात और थी, इसमें बात यह थी कि पाकिस्तान के मांग को खारिज कर दिया गया था और फिर कहा गया था कि अंतरिम सरकार बनाया जाए। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा, मैं इस सरकार में शामिल नहीं होऊंगा। जवाहरलाल नेहरू साहब ये सरकार बनाने के लिए तैयार थे और इन्होंने जब सरकार बनाने की
आधार को तैयार कर लिया और उसमें प्रधानमंत्री वैदेशिक मामले ये अपने पास रखे और रक्षा मंत्री बलवंतराय सिंह बने। ऐसे करके पूरी एक अंतरिम सरकार गठित हो गई। मुस्लिम लीग उसमें भागीदारी नहीं की। जब इन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया तो 2 स्थान जल उठे। एक इतनी बर्बरता थी इनमें कि पश्चिम बंगाल के नोवाखली में हिंदुओं को लाइन से मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप फिर मुस्लिम भी मारे गए, मतलब दंगा भीषण हो गया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया और इसमें उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे। अब यहाँ पे अंग्रेज कितने आसानी से निकल सकते हैं। देखिए, लेबर पार्टी के पीएम हैं एटली, और किसी देश के वजीर आजम यानी कि प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि वो अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करे। नागरिकों की सुरक्षा करे। सोचिए, यदि हिंदू मुस्लिम एक होते, पाकिस्तान का विभाजन का आधार नहीं रखा गया होता, तो क्या अंग्रेज इतने आसानी से निकल जा पाते, या एक एक अंग्रेज मार दिया जाता। एक कांड है शक्ति चौरा कांड। अगर आप लोगों ने हमारी क्लास देखी होगी तभी आपको पता होगा। शक्ति चौरा कांड में कानपुर के बिठूर में जितने अंग्रेज रहते थे, उन अंग्रेजों में लगभग 300 के आसपास अंग्रेज, महिलाएं, बच्चे सब मिलाकर के 300-350 के आसपास थे, जो बुक में बताया जा रहा है। आंकड़े तो कम बताए जाते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। वहां पे क्या हुआ कि 1857 के विद्रोह के आसपास का दौर था। सभी लोग एक थे, हिंदू भी मुस्लिम भी। जब क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने मारा तो क्रांतिकारी क्या बोले, सब एक होकर के, और वहां से बिठूर से यानी कानपुर से जब अंग्रेज के लड़कियों को, बच्चियों को, बच्चों को, औरतों को, पुरुषों को निकाल करके अंग्रेज हटाना चाहे, तो नाना साहब के नेतृत्व में भीड़ ने क्या किया कि जितने नाव पे बैठ गए थे सबको, और जो बच गए उनको आगे बढ़ करके खेद करके सबको मौत के घाट उतार दिया। सोचिए, 1857 में केवल मात्र, अभी तो सब छीने थे ये, अभी उतना क्रूरता नहीं दिखाई थी जितनी क्रूरता इन्होंने 1857 के बाद दिखाई है। तब इनका हाल क्या हुआ था कि लगभग 350 के आसपास अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया। और सोचिए, यदि हिंदू मुस्लिम एक होकर के लड़ाई लड़ रहे होते और आज़ादी के लिए साथ खड़े होते, एक हिंदुस्तान की बात करते, एक भी अंग्रेज बच के नहीं जाता और सब मौत के घाट उतारे जाते। लेकिन ये चाल अंग्रेजों ने चल दी और वो चुपचाप निकल गए। और यहाँ पे नोवाखली, कोलकाता, जहाँ पे सोहरावर्दी का जो है सरकार था, हिंदुओं को बहुत बर्बरता से मारा गया। फिर हिंदू मुस्लिम दंगा हुए। नोवाखली में जब कोई नहीं जा रहा था तब महात्मा गांधी जी पहुँचे। लोगों ने कहा हालत ठीक नहीं है, गांधी जी मत जाइए। बोले अगर मेरे देश के लोग मुझे मार देंगे तो शहादत मुझे मंजूर है। महात्मा गांधी जी यूं ही नहीं राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। उन्होंने देश को, देशवासियों को समझाया कि तुम्हारा देश है, तुम्हारे लिए लड़ा जा रहा है।
उन सबको एक किया। नोआखली पहुंचते हैं और जब आग्रह कर रहे होते हैं तो माउंटबेटन देख करके दंग रह जाता है। वो कहता है कि जो चीज मेरे 50,000 सैनिक नहीं कर सके वो मात्र एक व्यक्ति मिनटों में कर दिया। और उन्होंने कहा 1 मैन अ आर्मी। महात्मा गांधी जी के लिए माउंटबेटन ने बोला था। नोआखली का दंगा को शांत करवाया। बहुत ज्यादा लाशें गिर चुकी थीं। इस कार्रवाई में पूर्वी बंगाल के नोआखली जिला विभत्स हिंसा का स्थल बन गया। और इसके बाद सर्वाधिक हिंसा कलकत्ता में हुआ, जहां पर सोहरावर्दी की सरकार थी। सोहरावर्दी ये बहुत पक्षपाती आदमी था। नोआखली पहला स्थान जहां बहुत दंगा हुआ, और इसके बाद कोलकाता में जब हिंसा हो रहा था, दंगा हुए, तो वहां पे सरकार किसकी थी? सोहरावर्दी की। यह मुस्लिम लीग का व्यक्ति था। सोहरावर्दी के नेतृत्व में जब दंगा हुआ, इन्होंने प्रोत्साहन दिया और नोआखली यानी बंगाल में बहुत ज़्यादा हिंदू मारे गए थे। बाद में प्रतिक्रिया स्वरूप भारत के अन्य जगहों पे इतने दंगे हुए कि फिर पश्चिमी, पूर्वी, मध्य जहाँ जैसे मिले तमाम एक दोस्त दूसरे दोस्त का गला घोटना, हिंदू मुस्लिम वाद के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोगों का जो है मारपीट हुआ। साथ ही साथ जब पाकिस्तान के लिए अलग बातें दिखाई गई तो उसका बदला लेने के लिए हिंदुओं ने बहुत मुसलमानों को मारा और एक दूसरे के बहन बेटियों के साथ बहुत बदतमीजियाँ हुई। मतलब ये सोच करके कि हम लड़ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए, हम लड़ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए, मुझे ही अपनों ने मार दिया, मालूम न था। हम तो अपने सबको मिल करके हम एक हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हुआ क्या? बाद में अपने ही लड़ने लगे, अपने ही मरने लगे, और उसका परिणाम आया पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। फिर पूर्वी पाकिस्तान को अलग एक देश बना बांग्लादेश। स्थिति क्या है वहाँ पे? अरे एक होते तो भूखों न मरते। पाकिस्तान की स्थिति दयनीय है। बांग्लादेश चलो भारत से मिल करके रहा तो खाने को मिलता है उसको, जैसी करनी वैसा फल, क्या करें हम। अब जब इतनी स्थितियां दयनीय हो गईं तो होना तो था ही। क्या होना था? फिर अभी आएगा माउंटबेटन प्लान। लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए इटली घोषणा पत्र। यहां से प्रश्न आता है, यहां से प्रश्न आते हैं और डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। हमारे क्लास में आप जब 14 मई को मैं भरी क्लास में चैलेंज करके बोल रहा हूं, 14 मई को जब आप यूपी पीसीएस का प्रीलिम एग्ज़ाम दे करके आएंगे तब आप देखेंगे कि हमारे क्लास से सीधे सीधे स्टेटमेंट निकाल के प्रश्न पूछे गए हैं। ये आप देखेंगे और मैं बताऊंगा भी। इटली घोषणा फरवरी 1947 यानी 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा कि 30 जून 1948 को हम भारत छोड़ देंगे, अंग्रेज भारत छोड़ देंगे।
ये भारतवासियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है कि वो सत्ता लेने के लिए तैयार हों। एक तरफ ऐसी बातें कही जा रही हैं कि हम 30 जून 1948 को छोड़ देंगे, मतलब समय चल रहा है। देखिए, बातें समझिए। यहाँ पे क्या समझना है आपको? समझना ये है कि 9 दिसंबर 1946, ये डेट पता है आपको, संविधान सभा का गठन किया गया। और सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और इसके बाद में 20 फरवरी 1947 आती है। मतलब साफ है, इटली देर नहीं करना चाहते। उन्हें भी पता है कि अब रुकना अंग्रेज़ों के लिए खतरनाक है, क्योंकि उन्होंने चंपारण भी देखा था, उन्होंने 42 भी देखा। चंपारण में हिंसा नहीं करने देंगे, ऐसा गांधी जी बोलते थे। 1917 में गांधी जी ने कहा, मैं जान दे सकता हूं, हिंदुस्तानियों को हिंसित नहीं देख सकता। और जब 42 में वही गांधी जी बोले कि करो या मरो, इतना लड़ो, या तो देश आज़ाद करा लो या लड़ते लड़ते मर जाओ। तो अंग्रेज़ों को समझ में आ गया था कि वो गांधी नहीं है कि एक थप्पड़ मारोगे दूसरा कहेंगे लो। सुभाष चंद्र बोस भी हैं, एक थप्पड़ मारे तो कूट दिए अच्छे से। समझ में आ गया उनको, तो अंग्रेज कहे निकल लो अब। तो उनको पूरा मौका मिला। उन्होंने कहा मैं 30 जून 1948 को जाऊंगा, और 15 अगस्त 1947 से भाग गए। क्यों भाग गए? अभी तो हमारा संविधान बना भी नहीं था। हमारा संविधान बनने के लिए जो समय लगा, वो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 165 बैठकें हुई, 11 फुल अधिवेशन हुए। फिर पहले क्यों भाग गए? क्योंकि उन्हें अब इससे नहीं मतलब था। उन्होंने देश संविधान सभा को सत्ता सौंपी और निकल लिए। तो क्या आसानी थी इतना? हमारे वीर जवानों ने, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के लिए लड़ने वाले व्यक्तियों ने अपनी जान की आहुति दी। लेकिन कीमत क्या हुआ? कीमत देश का विभाजन। हम उठे थे एक साथ लड़ने के लिए। तलवार अपनों पे जाएगी ये मालूम न था। फिर 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 भारत। एक रात के 12 बजे का ये अंतर देखा गया कि जो एक साथ मिल करके हम दुश्मन से लड़ रहे थे, अपनों से लड़ने लगे विभाजन के लिए। श्रमिक दल के नेता यानी लेबर पार्टी के नेता प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को ऐतिहासिक घोषणा की और कहा कि मैं 30 जून 1948 को
1948 से पूर्व भारत छोड़ दूंगा। इटली ने बेवल के स्थान पर माउंटबेटन को वायसराय बनाया। क्यों? ऐसा क्या था कि जो माउंटबेटन कर सकते थे, बेवल नहीं कर सकते थे? एक साइकोलॉजी होती है। वो साइकोलॉजी क्या होती है? यदि आपका पुराना किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा हो, हल करना हो, तो जो व्यक्ति काफ़ी दिन से उसमें लगा रहा उसे हटा दो। पहला काम तो ये कर देना चाहिए। लोगों के अंदर उस चेहरे से कुछ लोगों को प्रेम तो कुछ को नफरत हो जाती है, और जब चेहरा हट जाएगा तो चेहरा नया होगा तो दोनों को उम्मीद हो जाएगा। इस साइकोलॉजी, इस कूटनीति के रूप में इटली ने यह कार्य किया कि बेबल को हटा करके माउंटबेटन को वायसराय बना दिया। और माउंटबेटन इतना चालाक था कि उसने अलग अलग लोगों से मिलना प्रारंभ किया और अंत में क्या निर्णय दिया? 3 जून प्लान। तो मैं बताऊंगा अभी कि 3 जून प्लान क्या है, लेकिन उसके पहले आप ये जानिए कि वायसराय बने और बेबल ने अपने पद के अंतिम दिनों में एक ब्रेक डाउन प्लान के तहत, ध्यान रहे यहां पे पूछ सकता है कि ब्रेक डाउन प्लान किसका है? तो ये बेवल का है। बेवल ने इसके तहत 31 मार्च 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़ने का पूर्ण रूप से सुझाव दिया था। इन्होंने कहा कि भाई 31 मार्च 1947 को सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। वो समझ गया था कि अब इसमें 2 घोड़े आपस में ही लड़ रहे हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, हिंसक गतिविधियां हैं। तो यहाँ पर जो ये ब्रेकडाउन प्लान है ये बेबल ने दिया था, याद रखिएगा। अब अंतरिम सरकार जब बना तो अंतरिम सरकार में पहले तो लीग ने शामिल होने से मना कर दिया। वो बोले मुझे किसी भी कीमत पर अलग पाकिस्तान चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने सरकार बनाना शुरू कर दिया और सरकार बना लिया। बाद में मुस्लिम लीग उसमें इसलिए शामिल हुई, पहले तो वो बेहतर पद मांगी और अच्छे पद लेने के बाद वो कांग्रेस का सपोर्ट कार्य करने में नहीं कर रही थी। वो कार्य कांग्रेस ना कर सके इसका विरोध करती रही। वो किसी भी रूप में हस्तक्षेप करती रही कि कांग्रेस कार्य ना कर सके। तो अंतरिम सरकार में कौन किस पद पे गया उसके आप देख लीजिए। पहले अंतरिम मंत्रिमंडल की सूची में बेबल अध्यक्ष बने, यानी अध्यक्ष का पद अंग्रेज के पास ही रहा। और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू साहब को उपाध्यक्ष बनाया गया। नेहरू साहब को बनाया गया उपाध्यक्ष। विदेशी मामले, और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले। ये किसको मिला? ये जवाहरलाल नेहरू साहब को मिला। अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष बनाए गए, विदेशी मामले इनके अंदर आया और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले इनके अंतर्गत आया। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब आए।
सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को क्या मिला? गृह विभाग, यानी गृह मंत्री बने। उसके बाद में रियासत से संबंधित मामले, रियासत से संबंधित मामलों को इन्हीं को दिया गया। और सूचना एवं संचार, ये 3 विभाग सरदार पटेल साहब को दिया गया। और उसके बाद में बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया, यानी रक्षा विभाग किसको दिया गया? रक्षा विभाग दिया गया बलदेव सिंह को। ध्यान रहे, यह प्रश्न में पूछा जाता है, मिलाने को दे देता है, इसीलिए मैं एक एक करके करा रहा हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह विभाग, रियासत विभाग, सूचना एवं संचार विभाग, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया। और जान मथाई को दिया गया उद्योग तथा आपूर्ति विभाग। जान मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। जान मथाई को दिया गया उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हीं को कहा जाता है सी राजगोपालाचारी। इन्हें क्या दिया गया? इन्हें दिया गया शिक्षा विभाग। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग दिया गया। और C.H. भाभा, C.H. भाभा, इन्हें क्या दिया गया? इन्हें कार्य खनन एवं बंदरगाह विभाग, कार्य खनन एवं बंदरगाह विभाग दिया गया C.H. भाभा को। तो ध्यान रहे, खनन भी पूछ सकता है, केवल कार्य भी पूछ सकता है, बंदरगाह भी पूछ सकता है, तीनों मिला के ही पूछ सकता है। तो C.H. भाभा को दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इन्हें दिया गया खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। इन्हें खाद्य एवं कृषि विभाग बनाएगा, दिया गया इनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। वही अरोड़ा आसफ अली, ये वही अरोड़ा आसफ अली हैं जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में रेडियो पर अपनी आवाज़ से लोगों को प्रोत्साहित किया था। इन्हें दिया गया रेल मंत्री बनाया गया, यानी रेल विभाग दिया गया। और जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया। अब ये इतने तो हमारे कांग्रेस के जो सदस्य थे उनको मिला, बाकी 5 लोगों को मुस्लिम लीग के थे उनको विभाग दिया गया। तो यहाँ पे आपने देखा बेवेल अध्यक्ष बने, जवाहरलाल नेहरू साहब उपाध्यक्ष, विदेशी मामले राष्ट्रमंडल से संबंधित बातें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना रियासत दिया गया, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया, जान मथाई को उद्योग आपूर्ति विभाग, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग, C.H. भाभा को कार्य खनन बंदरगाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि विभाग, अरोड़ा आसफ अली को रेल विभाग, जगजीवन राम को श्रम विभाग। अब बाकी जो 5 अन्य सदस्य हैं
वो मुस्लिम लीग के हैं। मुस्लिम लीग के सदस्य जो हैं उन्हें क्या क्या मिला? तो एक है लियाकत अली। लियाकत अली, इन्हें दिया गया वित्त विभाग। लीग, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उनमें लियाकत अली को दिया गया वित्त विभाग। और एक हैं जोगेंद्र नाथ मंडल। ये जोगेंद्र नाथ मंडल वही हैं जिस तरह से भीमराव अंबेडकर साहब को जाना जाता है। जोगेंद्र नाथ मंडल उनसे भी कहीं ज़्यादा काबिल थे, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान चुना, हिंदुस्तान नहीं चुना। तो इनका ये गुमनामी में ज़िंदगी बिताए। ये विधि मंत्री बनाए गए थे, कानून के बहुत जानकार थे। विधि विभाग इनको दिया गया, लेकिन इन्होंने भारत नहीं चुना, पाकिस्तान चुना। इनको लगा, बरगला लिए, सब चले गए वहाँ पे, एकदम गुमनामी में अपनी ज़िंदगी गंवाए, ख़त्म हो गए। आई चुंदरीगर, एक हैं आई चुंदरीगर। ये भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इनको वाणिज्य विभाग दिया गया। मुस्लिम लीग कितना चालाक था, सारे अच्छे विभाग अपने पास ले लिया। लेकिन सरदार पटेल भी अच्छे थे, दिमागी थे। वो कहा हम गिरे हम ही रखेंगे, देंगे नहीं तुमको। अब्दुल रब निस्तार, एक हैं अब्दुल रब निस्तार। तो इन्हें दिया गया संचार मंत्री बनाया गया, संचार विभाग दिया गया। और साथियों, शायद मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल में सूचना के साथ संचार लगा दिया है, तो केवल सरदार पटेल को सूचना विभाग दिया गया था, संचार अब्दुल रब निस्तार को दे दिया गया था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और अगला है गजनकर अली खान। गजनकर अली खान, इनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया। अब मुस्लिम लीग के सदस्यों के बारे में जान लीजिए। लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया, जो बहुत ही बार प्रश्न में आ चुका है। जोगेंद्र नाथ मंडल बहुत विशेषज्ञ थे, कानून के जानकार थे, भीमराव अंबेडकर से कहीं ज़्यादा काबिल थे, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान चुना, गायब हो गए। विधि विभाग दिया गया था इनको। आई चौधरीगर, इन्हें वाणिज्य विभाग दिया गया। अब्दुल रब निस्तार, इन्हें संचार विभाग दिया गया। गजनकर अली खान को स्वास्थ्य विभाग दिया गया। अब ये अंतरिम मंत्रिमंडल की सूची मैंने आपको बता दिया। अब माउंटबेटन प्लान क्या है? ऐसा क्या था माउंटबेटन में, ऐसा क्या था उनके प्लान में कि उसे कई नामों से जाना गया। माउंटबेटन के प्लान को डिकीवर्थ प्लान भी कहा जाता है, 3 जून प्लान भी कहा जाता है, प्रारंभिक योजना भी कहा जाता है, बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। 24 मार्च को 1947 को माउंटबेटन 34वें गवर्नर जनरल बन के भारत आते हैं। ध्यान रहे, 34वें और अंतिम हैं। 34वें गवर्नर जनरल बन करके ये 24 मार्च 1947 को भारत आते हैं। भारत में आने के बाद ये क्या देखते हैं कि यहाँ की जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो बहुत विपरीत हैं। मोहम्मद अली जिन्ना से भी जाकर के मिलते हैं माउंटबेटन, और जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं। भारत के जितने बड़े नेता थे उनसे बारी बारी से माउंटबेटन जाकर के मिले। उसके बाद फिर वो ब्रिटेन गए,
वहाँ पर बातचीत किए और पुनः 31 मई को फिर भारत आए। और आने के बाद जब नेता से मिलने के बाद उन्हें लगा कि अब स्थिति बिना विभाजन के नहीं चलेगा, तब उन्होंने 3 जून प्लान घोषित किया। और 3 जून प्लान को ही बाल्कन प्लान कहा जाता है, 3 जून प्लान को ही डिकीवर्थ प्लान कहा जाता है। और ये डिकीवर्थ प्लान क्या है? डिकीवर्थ जो है ये माउंटबेटन का बचपन का नाम था। तो डिकीवर्थ इनका बचपन का नाम था, इसलिए डिकीवर्थ प्लान कहा जाता है। 24 मार्च 1947 को 34वें गवर्नर जनरल यानी अंतिम गवर्नर जनरल बन करके आए थे। और 31 मई 1947 को पुनः भारत आए, क्योंकि आए यहाँ सबसे मिले, फिर वहाँ लंदन गए, फिर 31 मई को आए। और उसके बाद 3 जून को उन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की, और जिसे बाल्कन प्लान के नाम से जाना जाता है। ये वही योजना है जो भारत के विभाजन को स्वीकृति दे दिया था। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।